हेलो बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो देखो इस थ्योरी के में क्या है, जो बोहर ने कहा था, बोहर ने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम होगा, यानी जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड एटम। तो क्या होता है, उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, किसी तरफ से कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, यानी बहुत सारे एटम्स को हम क्लोज लेके आएंगे, एक साथ क्लोज लेके आएंगे, तो क्या होगा, उनका जो एनर्जी लेवल्स है उनका उनके ऊपर मॉडिफिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी शफलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो एक दूसरे को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी ये शफलिंग स्टार्ट होती है, मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगी, तो जो अंदर वाले लेवल्स हैं, जो इनर शेल होते हैं हमारे, उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो अंदर है। लेकिन जो आउटर एनर्जी लेवल्स हमारे होते हैं, आउटर शेल जो होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो देखो, अगर कोई सिंगल आदमी अगर खड़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी फुल एनर्जी होती है उसकी। लेकिन अगर आसपास और भी आदमी अगर आ जाए तो क्या होगा, बातें शेयर करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स शेयर करेंगे, तो क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज या डिक्रीज यानी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम इसी पैटर्न पे क्या होता है, तो बहुत सारे एटम्स को क्लोज लेके आने से जो इनर वाले शेल हैं, इनर वाले शेल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल आउटर वाले जो शेल हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के अंदर ये हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिलिकॉन एटम का केस कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए सिलिकॉन का एटम हम कंसिडर करते हैं। तो सिलिकॉन का देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इज 14 होता है। क्लियर, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p में कितने होंगे, 3p में भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर, तो ये तो था एक सिलिकॉन सिंगल एटम की बात। लेकिन अगर हम क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, तो सपोज हम एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। व्हेन वी फॉर्म ए क्रिस्टल कंटेनिंग एन एटम्स, सपोज उसके अंदर एन एटम्स है, तो एन जो है, एन का जो ऑर्डर होता है नियरली 10⁻23 से लेके 10⁻24, इतने ऑर्डर का हो सकता है कि किसी क्रिस्टल के अंदर जो एन का ऑर्डर है, यानी जिसके अंदर एटम्स है, उनकी जो संख्या है वो कितनी, 10⁻3 से लेके 10⁻24 इतने ऑर्डर की हो सकती है। तो जब एक क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, तो देखो क्रिस्टल फॉर्म करने के बाद हमने जो नंबर मानना है एटम्स का, वो एन मानना है। अब देखो इसके अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, 2 एस के और 2 पी के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 4 हैं। लेकिन हमारे पास अवेलेबल स्टेट्स कितनी हैं, एस की तो 2 ही होती है और वो फील्ड है। लेकिन पी की कितनी होती है, 6 होती हैं। ठीक है, पी की कितनी होती है, 6। क्लियर, लेकिन हमारे पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं। अवेलेबल कितनी है, 6, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2। तो नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे कितनी है, 6 पी की और 2 एस की, यानी टोटल कितनी है, 8 की। नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स, वो कितनी हो जाएगी हमारी, 8। 8 कैसे हो जाएंगी, 2 एस की और 6 पी की, सिंगल एटम के अंदर। लेकिन अगर एन की बात करें, तो अगर एन एटम्स की बात करें, एन एटम्स की बात अगर हम करेंगे, तो देखो ये नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हो जाएंगे, आउटर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 4n हो जाएंगे हमारे। ठीक है, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम, तो क्रिस्टल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में, वो कितने हो जाएंगे, 4n। और नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, 8n। क्लियर हो गया। अब n कैसे लिखा है हमने, क्योंकि हमने जो क्रिस्टल बनाया है उसके अंदर हमने n एटम सपोज किए हैं,
तो वहाँ पे जो अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स है वो कितनी है, n, 2s की और 6p की। क्लियर। अब देखो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस r में और एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसके बारे में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो जो सिलिकॉन एटम था उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी है। तो देखो 1s2 2s2 और 2p6। तो ये तो हमारे जो इनर शेल है, ये तो वेल डिफाइंड एनर्जी है इनकी। तो क्लियर। तो जो 1s2 2s2 और 2p6 ये हमने ड्रॉ किए हैं, इनकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं। तो इसलिए हमने ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की है। लेकिन जो क्रिस्टल बनने के बाद जो आउटर ऑर्बिट है हमारे 3s2 और 3p, इसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुई है। तो देखो इस ग्राफ को हमने 4 रीजन के अंदर डिवाइड करेंगे इसको हम। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये हम एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं कि इसके जो है एनर्जी लेवल्स जो है वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे यहाँ तक का रीजन हम ले लेते हैं। सपोज ये वाला रीजन है हमारा, तो ये जो रीजन है इसको हम रीजन ए बोलते हैं। जहाँ से हमने इनको ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। सपोज दिस इज रीजन ए। क्लियर है। वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं अभी सभी के सिंगल एटम के। ये सिंगल एटम है तो अभी तो ये वाले एनर्जी लेवल भी सेपरेट हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जब ये क्लोज आने स्टार्ट होंगे, जब क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, जो इनर शेल है इनकी एनर्जी पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो ये आउटर है 3s के और 3p के, इनका एक बैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा सेपरेट सेपरेट, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो देखो इसकी जो ये जो हमारी जो अवेलेबल स्टेट्स हैं ये 2n स्टेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है। क्रिस्टल के अंदर ये हमारी 6n स्टेट्स हैं। पी की कितनी है, 6n स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ से जो 6n स्टेट्स हैं इनका एक अलग से बैंड बन गया, और जो 2n स्टेट्स हैं इनका एक अलग से बैंड बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रीजन बी। यहाँ से हमारा बैंड बनना स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक देखो इसको हम बोलते हैं रीजन बी। यानी हम जो एटम्स को है क्लोज लेके आ रहे हैं, तो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस देखो इस साइड आ रहे हैं तो कम हो रही है। क्लियर है। तो देखो अब 6n स्टेट्स का एक अलग बैंड बन गया, 2n स्टेट्स का एक अलग बैंड बन गया। तो इसको बोलते हैं रीजन बी। अब आफ्टर दैट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट रीजन स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, दोनों बैंड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मर्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मर्ज होने स्टार्ट होंगे, ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 2n का है और कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है वो 6n का है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है हमारी मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होगा, जब हमारी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से जो है बैंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप बन जाएगा अपर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारा है लोअर बैंड और यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक अपर बैंड। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये है हमारा रीजन सी, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो है मर्ज हो गए हैं। ये नहीं पता चलेगा कौन सा 2n का है और कौन सा 6n स्टेट का है। तो देखो फोर्थ रीजन है हमारा रीजन डी। रीजन डी में इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे मर्जिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम, नियर अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम के करीब हो जाएगी, तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले ये यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी बैंड, और ये है हमारा अपर एनर्जी बैंड। तो जो सभी इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर बैंड में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो एनर्जी में रहना चाहते हैं। ठीक है। कोई भी जो चीज़ है वो जो कम एनर्जी है उसमें ज़्यादा स्टेबल होती है, अगर ज़्यादा एनर्जी है तो उसमें कम स्टेबल होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे एक अलग बैंड बना लेंगे और यहाँ पे एक अलग बैंड बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड सॉरी, और इसको हम अपर बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब दोनों बैंड्स के बीच में जो एक ये गैप एग्जिस्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी बैंड गैप। तो यहाँ पे हमारा ये एनर्जी बैंड डायग्राम जो है ड्रॉ हो गया है कंप्लीट।
जिसको हमने 4 रीजन के अंदर डिवाइड किया था। क्लियर है ये? तो देखो एक बार और इसको जल्दी से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या था इसके अंदर, यहाँ पे यहाँ तक रीजन ए में यहाँ से यहाँ तक हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स हैं हमारे वेल डिफाइंड है, लेकिन जब एक क्रिस्टल हम फॉर्म करेंगे उसमें जो इनर शेल है उनकी एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आउटर एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी जो मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस रीजन के अंदर क्या होगा, जो 2n स्टेट्स और 6n स्टेट्स सेपरेट बैंड के अंदर जो है बैंड्स बना लेगी, डिवाइड हो जाएंगी। आफ्टर दैट जब जो एटम्स और क्लोज आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगी, सभी इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएंगे, ये नहीं पता चलेगा 2n कौन से हैं और 6n के कौन से हैं। इसके बाद क्या होगा, जब इंट्राएटॉमिक डिस्टेंस नियर अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम के करीब हो जाएगी तो क्या होगा, जो एनर्जी बैंड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो लोअर बैंड बनेगा इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो अपर बनता है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जो ये जो बैंड हमारा होता है वैलेंस बैंड, ये फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, और ये जो बैंड होता है ये इलेक्ट्रॉन से एम्प्टी, इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दोनों बैंड जो है एक एनर्जी गैप से सेपरेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप।